हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में पड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपवाह तंत्र। हमने इसके पहले की वीडियो में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपवाह प्रतिरूप यानी ड्राइनेज पैटर्न। आज चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इस ड्राइनेज पैटर्न को क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है। इन सब बातों की चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। ड्रेनेज पैटर्न हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां से एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो एग्जाम्स में क्वेश्चन इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां हैं, जो उच्चावच हैं, वो सभी क्या हैं, अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर खाई यानी कहीं पर झील, कहीं पर हमें दलदल, तो कहीं पर ऊंचे पहाड़, पठार, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक क्या होती है, कोई जलराशि अगर कहीं से, कोई जलधारा एक छोटी सरिता के रूप में कहीं से निकलती है, मान लीजिए वो पठारी क्षेत्र से निकल रही है, तो उसका पैटर्न अलग होता है, उसका जो स्वरूप हमें दिखता है एक धरातल पर वो अलग दिखता है, क्योंकि नदियों का एक अपना कार्य है। नदियां अपर्दन और अपक्षय प्रक्रियाएं निरंतर करती रहती हैं। नतीजा क्या होता है कि वो घाटियां बनाती हैं और घाटियों में ही कोई सरिता बहती है निरंतर। तो उससे क्या होता है, जब हम उसे ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से या ऊपर कैमराज के माध्यम से देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इस नदी का एक जाल है जिसे हमने तंत्र कहा था, और वो तंत्रों से कई सारी छोटी छोटी सरिताएं मिलके एक रूप देती हैं, एक आकार बनाती हैं। उस क्षेत्र का एक भौमिकीय आकार होता है। तो इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं हम इस वीडियो में। वो भौमिकीय आकार जो होता है वो दो तरह से निर्मित होता है। नदियां क्या करती हैं, कुछ नदियां ढाल का अनुसरण करती हैं, कुछ नदियां ढाल का अनुसरण करती हैं, कुछ नदियां ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, उन पे ढाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो नदियां ढाल का अनुसरण करती हैं उस एरियाज में हमें अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। बट जो नदियां ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं वहां भी हमें डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें हमें निर्भर करती है कि किसी क्षेत्र का उच्चावच कैसा होता है, किसी क्षेत्र का उच्चावच कैसा होता है। तो समझने का प्रयास यही करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम। देखिए, नदियां जो हैं मुख्यतः दो तरह से, अपनी नदियां दो स्वरूपों में बहती हैं। नदियों के बहने का जो रूप होता है वो दो होता है। एक तो पहली बात हम समझने का प्रयास करेंगे, जो हमें अपवाह दिखता है, कुछ नदियां क्या होती हैं, वो क्रमवर्ती होती हैं। क्या होती हैं, कुछ नदियां जो है क्रमवर्ती होती हैं, जिन्हें कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। क्या, कॉन्सिक्वेंट। और कुछ नदियां आक्रमवर्ती होती हैं। देखिए, दो तरह की नदियां हमें देखने को मिलती हैं, क्रमवर्ती और आक्रमवर्ती। आक्रमवर्ती को हम कहते हैं इन कॉन्सिक्वेंट। इन कॉन्सिक्वेंट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये दो तरह की नदियां हैं। कॉन्सिक्वेंट नदियां क्या करती हैं, जो कॉन्सिक्वेंट नदियां होती हैं वे नदियां ढाल का अनुसरण करती हैं। ये नदियां क्या करती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं। ये नदियां ढाल के अनुरूप, यानी किसी भी धरातल का जैसे जैसे ढाल बढ़ता घटता है उसी तरह से उनका पैटर्न बदलता रहता है, यानी इन नदियों पर ढाल का प्रभाव पड़ता है। तो जिन नदियों पर ढाल का प्रभाव पड़े, जो ढाल के अनुसरण करे, जो ढाल के अनुरूप बहे, उन्हें हम क्रमवर्ती नदियां कहेंगे। वे क्रमवर्ती नदियां होती हैं। और जो नदियां जिन पर ढाल का प्रभाव ना पड़े, यहां क्या है,
इन पर ढाल का प्रभाव नहीं पड़ता। ढाल कैसा भी हो, उनसे उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता। ये नदियां जैसे पूर्व अवस्था में बह रही थी वैसे आज भी बहती रहती हैं। इन पे ढाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये नदियां स्वयं ही अपनी ढाल को निर्मित कर लेती हैं, यानी अपना जो रास्ता है वो स्वयं बनाती हैं। इन पर ढाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा होता है। तो दो नदियां होती हैं, दो प्रकार की। इस तरह से देखिए, क्रमवर्ती नदियों को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। क्रमवर्ती नदियों में क्या होता है। जो क्रमवर्ती नदियां होती हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, मान लीजिए ये कोई सरिता है और इसे मुख्य सरिता के नाम से जानते हैं। क्या है? ये मुख्य नदी है और इस दिशा में ये बह रही है। मुख्य नदी है, इस दिशा में ये बह रही है। मुख्य नदी क्या करेगी, ये अभी हम क्रमवर्ती नदियों की बात कर रहे हैं। तो क्रमवर्ती नदी का हमने बताया कि ये ढाल का अनुसरण कर रही है। मान लीजिए कोई घाटी है, कोई ढाल है, तो यहां से कोई सरिता निकलकर इस घाटी के समानांतर यानी घाटी में होते हुए बह रही है। घाटी में बह रही है, तो इस नदी को हम क्या कहेंगे? इस नदी को हम कहेंगे अनुवर्ती। क्या कहेंगे? अनुवर्ती, कॉन्सिक्वेंट कहेंगे हम। इस नदी को कहेंगे अनुवर्ती। कॉन्सिक्वेंट कहेंगे क्योंकि यह नदी ढाल का अनुसरण कर रही है और यह मुख्य सरिता है। इसके अलावा क्या होगा कि इसी मुख्य सरिता के आसपास का जो ढाल क्षेत्र होगा वो भी डिफरेंट तरीके से होगा। तो क्या होगा कि यहां पर एक सरिता आएगी और ये इस मुख्य सरिता को 90 डिग्री पर कहीं ना कहीं काटेगी। तो जब 90 डिग्री पर ये सरिता दूसरी वाली आके इसे काटेगी तो इस प्रकार की सरिता को हम कहेंगे परवर्ती। क्या कहेंगे? इस प्रकार की सरिता को हम कहेंगे परवर्ती। परवर्ती नदी को हम कहेंगे सब कॉन्टिक्वेंट। सब कॉन्सिक्वेंट इसे कहते हैं, सब कॉन्सिक्वेंट। और सब कॉन्सिक्वेंट नदी सरिता का क्या रोल होता है? यह भी ढाल का अनुसरण करती है, लेकिन जो मुख्य सरिता है उसे कहीं 90 डिग्री पर, यहां पर यानी 90 डिग्री पर काटती है। यानी जहां पर यह नदी मिलती है तो वह नदी पर जो मिलने का काम होता है वो 90 डिग्री के एंगल से दिखाया जाता है। तो ये बात समझ में आई परवर्ती नदियों की। इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर भी ढाल है और यहां पर इसके दोनों क्षेत्र में अभी भी ढाल डिफरेंट तरीके से देखने को हमें मिल रहा है। तो यहां से एक और सरिता की उत्पत्ति होगी, जो तीसरी सरिता इसी के समानांतर यहां बहेगी। जो मुख्य सरिता है उसके समानांतर, जैसे यहां दिख रही है इसके समानांतर लेकिन बहेगी, तो इसे हम कहेंगे, इस सरिता को हम कहेंगे नवना अनुवर्ती। क्या? इस सरिता को हम कहेंगे नवानुवर्ती। नवानुवर्ती जो सरिता होती है, ये जो परवर्ती सरिता है इसको काटने का काम करती है, यानी इसकी सहायक हो जाती है। यह परवर्ती नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे परवर्ती नदी जो होती है इसे रिसिक्वेंट कहते हैं। क्या? रिसिक्वेंट इस नदी को कहते हैं, नवना अनुवर्ती को। इसके बाद मान लीजिए ढाल इधर से भी इसके विपरीत दिशा में यहां हो रहा है इस परवर्ती नदी के, तो कोई एक अन्य सरिता इधर से भी जाकर इसे मिलेगी, इधर से मिलेगी। इसी को कहेंगे प्रति अनुवर्ती, प्रति नवना अनुवर्ती। क्या कहेंगे? प्रति नवना अनुवर्ती। यहां भी इसी तरह से इधर जाके मिलेगी, तो इसी को कहेंगे। यह क्या होगी? मुख्य जो नदी है, यानी जो मेन सरिता थी जिसे हम अनुवर्ती नदी कहते थे, तो मुख्य ढाल के विपरीत परवर्ती नदी में जाकर जब मिले कोई नदी तो उसे प्रति अनुवर्ती नदी कहते हैं, प्रति नवनावर्ती नदी कहते हैं,
प्रत्यानुवर्ती भी कह सकते हैं या प्रत्यानुवर्ती नदी भी कहते हैं। इसे कहेंगे हम ऑब्सिक्वेंटी, क्या ऑब्कॉन्सिक्वेंटी इस नदी को कहेंगे। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो क्रमवर्ती नदियां क्या करती हैं, जो ढाल का अनुसरण करती हैं, और इस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, एक स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं के आधार पर अलग अलग स्थलाकृतियों का देखने को हमें स्वरूप मिलता है। तो उनकी चर्चा हम करेंगे, जैसे वृक्षाकार, अवकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, गुंबदाकार, समानांतर, आयताकार, जालीनुमा और खंडित, ये तरह की अलग अलग आकृतियां हमें देखने को मिलेंगी। अब उनकी बात बाद में करेंगे। चलिए, एक दूसरा है जो आक्रमवर्ती नदी है। आक्रमवर्ती नदी को समझने का प्रयास करेंगे। आक्रमवर्ती नदियों में क्या होता है, ढाल का अनुसरण नहीं होता। आक्रमवर्ती, इस पर ढाल का प्रभाव नहीं पड़ता। अभी तो हमने देखा कि ढाल का प्रभाव पड़ रहा था, यहां ढाल का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ढाल कैसा भी हो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें आती हैं पूर्ववर्ती नदियां। क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां और अध्यारोपित नदियां। जो अध्यारोपित, देखिए ये चीजें पूर्ववर्ती क्या होती हैं कि ऐसी नदियां जो पहले किसी पूर्व अवस्था में बह रही थी, बाद में मान लीजिए हमने, जैसे हिमालय के उदाहरण अगर हम ले हिमालय क्षेत्र में, तो हम ये कह सकते हैं, जैसे सिंधु नदी को उदाहरण के तौर से देखें तो सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी है। इसी तरह से गंगा भी पूर्ववर्ती है, इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी भी पूर्ववर्ती है, इसी तरह से तीस्ता भी पूर्ववर्ती नदी है। क्यों, क्योंकि ये नदियां हिमालय की जब उत्पत्ति हो रही थी तो उससे पहले ही ये नदियां बह रही थी। इन नदियों की घाटियों पर कोई प्रभाव हिमालय के उत्थान से नहीं पड़ा, यानी जो नदियां पहले जिस अवस्था में बह रही थी, जिन घाटियों में बह रही थी, आज भी वे नदियां उसी घाटियों में बह रही हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे, जैसे ये उत्थान है, धीरे धीरे ये नदी इस घाटी में बह रही, मान लीजिए इसमें फ्लड हो रहा है, तो धीरे धीरे अगर इसमें घाटी में क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है, तो ये नदियां क्या करती हैं, अपने मार्ग में जो ये उत्थान हो रहा है इसे धीरे धीरे अपनी घाटी के समानांतर ही काटती रहती हैं। इससे इन नदियों पर, पूर्ववर्ती नदियों पर कोई प्रभाव किसी भी उत्थान का यानी ढाल का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलने का मतलब यह है कि ये नदियां पहले से बह रहती हैं और धीरे धीरे जैसे उत्थान होता है ठीक उसी आधार पर ये अपनी घाटी को समानांतर करती रहती हैं, काटने का काम करती रहती। तो ये हो गई पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियों में बहुत सारी नदियां हैं, उसमें बात करेंगे। जैसे हमने सतलज की बात की, ब्रह्मपुत्र की बात की, सिंधु की बात की, तीस्ता नदी की बात की, तो ये सभी पूर्ववर्ती नदियां हैं। हम यूं कह सकते हैं कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जितनी नदियां हिमालय से निकलती हैं वो सभी नदियां क्या हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण हमें हिमालय क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। तो हिमालय क्षेत्र की जितनी भी नदियां हम ऐसी कह सकते हैं जो महान हिमालय या मध्य हिमालय से निकल रही होंगी, उन नदियों को हम क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती नदियां कहेंगे। ये तो इसका बेसिक फैक्ट है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप अगर समझें कि कोई नदी हिमालय से निकल रही है और आपको इस बात का कंफ्यूजन हो रहा है कि पूर्ववर्ती नदी है कि नहीं है, तो आप बिना सोचे समझे इस बात को लगा सकते हैं कि यह पूर्ववर्ती नदी है। क्योंकि अगर एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती नदी कौन है, वो हिमालय के क्षेत्र की नदियों को दे रहा है, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां हैं वो सभी पूर्ववर्ती होती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी नदी की बात करें, अध्यारोपित नदियां। देखिए अध्यारोपित नदियां क्या होती हैं कि जो अपनी एक मुख्य घाटी से कोई नदी बह रही होती है, तो अपनी घाटी, जैसे ये घाटी है उस नदी की और इसमें यहां तक जल था, जल के कमी होने के कारण ये नदी क्या करेगी, हमेशा अपनी ये इस घाटी को, मुख्य घाटी को जो अब तक बह रही थी, यहां काटने का काम हो रहा, अब नीचे काट कर दूसरी घाटी बना लेगी। तो जब एक घाटी के बाद दूसरी घाटी का निर्माण उसी नदी के क्षेत्र में, नदी घाटी में ही जब पुनर्घाटी का निर्माण हो जाए तो उसे हम अध्यारोपित नदी कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे अध्यारोपित नदी कहेंगे। और इस प्रकार की नदियों का जो उदाहरण है वो हमें देखने को
सबसे ज्यादा प्रायद्वीपीय भारत में मिलता है। प्रायद्वीपीय भारत की, ऐसा हम कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं वो सभी क्या होती हैं, अध्यारोपित नदी होती हैं। अब बात करें अध्यारोपित नदी में, चाहे चंबल को ले लें, चाहे हम नर्मदा को ले लें, ताप्ती को ले लें, ये सभी नदियां क्या है, पूर्ववर्ती ये सभी नदियां अध्यारोपित नदियां होती हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे ये नदियों के ढाल की विशेषता के अनुसार जो क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती नदियां होती थी, अब ये बहेंगी कि जिस क्षेत्र विशेष से बहेंगी तो वहां पर कुछ क्षेत्र में हमें एक पैटर्न दिखाई देगा। एक पैटर्न क्या, एक प्रतिरूप बनता हुआ हमें दिखाई देगा। वो स्वरूप हमें दिखेगा जब हम ऊपर से उस क्षेत्र में देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वृक्षा आकार, जो आकृति हमें देखने को मिलती है। वृक्षाकार आकृति हमें कहां देखने को मिलेगी, जैसे उत्तर भारत का जो विशाल मैदान क्षेत्र है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र में जो नदियां हिमालय से निकल कर आ रही हैं, जैसे मान लीजिए ये मुख्य नदी है, हमने ले लिया इसे गंगा, ये मुख्य नदी गंगा है और गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों के भी क्या है, कुछ अन्य सहायक नदियां हैं और इन नदियों के भी कुछ अन्य सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये सहायक नदियों के भी सहायक नदियां होती हैं। तो एक क्या स्थिति दिख रही है कि वृक्ष के टहनी रुमा हमें ये आकृति दिख रही है कि ये वृक्ष की टहनी जैसे दिखती है कि उसमें भी बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं। ठीक इसी तरह से जब हम देखते हैं तो उस एरियाज में, तो हमें भी ये पता चलता है कि ये नदियां कैसे दिख रही हैं, कि वृक्षाकार आकृति का एक प्रतिरूप पैटर्न बनाने का काम कर रही हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत में जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो सतलज हो, चाहे आपकी गंगा हो या तीस्ता हो, या हम बात करें घाघरा की, तो ये सभी नदियां क्या है, इन सभी नदियों में भी हमें देखने को मिलता है वृक्षाकार आकृति हमें देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरी जो आकृति हमें देखने को मिलेगी, वो आकृति कैसी होगी। देखिए अभिकेंद्रीय या अंतस्थ। अभिकेंद्रीय या अंतस्थ क्या होगा, ये कोई दलदली क्षेत्र या झील क्षेत्र है और इसके आसपास जो है पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है और बीच में ये कोई क्षेत्र है जो घाटी क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है या झील है। तो इस जगह पर क्या होगा, मान लीजिए ये कोई दलदल क्षेत्र या झील क्षेत्र हमें देखने को मिला, तो क्या होगा कि आसपास का जो ऊंचाई एरिया है, जो ऊंचा है, इस भाग से जो ऊंचा क्षेत्र है, तो यहां से क्या करेंगी, सरिताएं चूंकि ढाल का अनुसरण करती हैं, तो सरिता क्या करेगी, ढाल का अनुसरण करते हुए इस जो झील है, इस झील में आकर गिरेगी। तो जब इस झील में आकर गिरेगी तो अंतस्थ, इसे क्या कहेंगे, अंतस्थ या अभिकेंद्री। अभिकेंद्री का अर्थ होता है, अभि का अर्थ होता है गहरा, जो भाग होता है, देखिए एक अपकेंद्री होता है, एक अभिकेंद्री होता है, आप समझें। अपकेंद्री का मतलब जो उठा हुआ भाग होता है और अभिकेंद्री का मतलब होता है जो गहरा भाग होता है। तो यहां हम कह सकते हैं अभिकेंद्री, यानी ऊपर से जब कोई रिवर नीचे आकर इस घाटी में, इस झील क्षेत्र में आएंगे और ये चारों दिशाओं से होता है, ऐसा झील क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी रिवर्स होती हैं जो इस झील में आकर मिलती हैं। इस प्रकार की जो हमें उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उदाहरण में हमें जो अंतस्थ प्रकार की नदियां देखने को मिलती हैं, वो अंतस्थ प्रकार के जो पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं वो राजस्थान में, जैसे हम जानते हैं कि राजस्थान में बहुत सारे झील्स हैं, राजस्थान में भी हमें देखने को मिलती हैं। उदाहरण हम ले लें, अगर यहां पर उदाहरण ले लें साबर झील की, तो साबर झील भी एक इसी तरह से होती है। तो इस तरह से इसका क्या होता है, अभिकेंद्री या अंतस्थ जो पैटर्न बनता है। अब इसके विपरीत बात करेंगे, चलिए समझने का प्रयास करेंगे। ठीक इसके विपरीत अब अपकेंद्रीय होगा या इसे आरीय प्रतिरूप कहेंगे। अपकेंद्रीय या आरीय प्रतिरूप कहेंगे। क्या होगा, ये मान लीजिए कोई क्या है, ये पठार क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, ये कोई चोटी है
और चोटी से क्या होगा, चूंकि नदियां अब क्या करेंगी, जब कोई ऊंचा उठा हुआ भाग है, ऐसे मान लीजिए उठा हुआ भाग है, तो कुछ नदियां इधर निकलेंगी, कुछ नदियां इधर निकलेंगी। इसी तरह से ये नदियां चारों तरफ निकलने का प्रयास करेंगी। अब ये नदी की दिशा क्या होगी, इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि बीच में पहाड़ है और इसके और चारों ओर नदियां हमें निकलती हुई दिखाई दे रही। तो अपकेंद्रीय प्रभाव में क्या होगा कि ऊंचे उठे हुए भाग से नदियां उसके चारों ओर दिखाई देंगी। ये अरीय प्रतिरूप बनेगा। क्या बनेगा, अरीय प्रतिरूप या अपकेंद्रीय प्रतिरूप, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ऐसे उदाहरण में हम ले लें, मान लीजिए अमरकंटक की जो पहाड़ी है भारत में सबसे सर्वोत्तम उदाहरण हम माने इसको, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से चूंकि कई सारी नदियां निकलती हैं, एक तरफ हम बात करें जैसे नर्मदा निकलती है, दूसरी तरफ वहीं बात करें तो महानदी, और फिर एक सोन नदी। तो इस तरह से ये सारी नदियां निकलती हैं और भी बहुत छोटी छोटी नदियां यहां से निकलती हैं। ठीक, तो ये जो उदाहरण हमें देखने को मिला है, अमरकंटक की पहाड़ी को हम उदाहरण ले ले तो ये हमें देखने को मिलता है। अब केंद्रीय प्रतिरूप या अरीय प्रतिरूप, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को जब हम देखते हैं तो इस तरह के पैटर्न्स को हम क्या कहेंगे, अब केंद्रीय प्रतिरूप कहेंगे। ठीक है, इसके बाद समझने का प्रयास करेंगे दूसरा, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद गुंबदाकार आकृति में क्या होगी, गुंबदाकार आकृति में भी हमें क्या होगी, जो पहाड़ी क्षेत्र है, चूंकि कोई पर्वतीय भाग है, हम ऐसे देखें कोई पर्वतीय भाग है और पर्वतीय भाग में क्या होगा कि ढाल धीरे 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 होगा। तो कई बार होता है कि ढाल की स्थिति कुछ दूर तक देखने को हमें मिलती है, पुनः कुछ समतल, पुनः फिर ढाल, पुनः फिर समतल। तो क्या होगा कि कोई रिवर्स अगर निकलती है तो उसके चारों तरफ मुख्य सरिताएं, जैसे अभी अरीय प्रतिरूप में हमने देखा कि मुख्य सरिता तो यहां से क्या हो रही थी, मुख्य सरिता तो चारों दिशाओं में निकल रही थी, लेकिन क्या हो रहा था कि जो मुख्य सरिता में आकर बहुत सारी छोटी छोटी सरिताएं ऐसे घूम घूम कर क्या कर रही थी, इसमें आप मिलने का प्रयास करेंगी तो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा कि ये गुंबज बना रही हैं। ये नदियां धीरे धीरे क्या है ऊपर जाते हैं जैसे, तो हमें दिखता है कि ये गुंबदाकार आकृति में वो नदियां बह रही हैं। तो इस तरह से ये हमें देखने को मिलेगा गुंबदाकार आकृति। और गुंबदाकार आकृति की बात करें तो इस तरह के जो पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं वो रांची के पठार के एरियाज में देखने को हमें मिलते हैं। कहां, रांची के पठार के क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है वो समानांतर। समानांतर का अर्थ होता है कुछ नदियां ऐसी होती है, जैसे मान लें दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उन नदियों का क्या है, ऐसे वो पायलर्स नदियां बहेंगी, एक जगह से निकलेंगी। तो ये हमें दिख रहा है कि नदियों में जो गैप है वो क्या है, एक समान हमें दिख रहा है। तो बहुत सारी नदियां हैं, इसमें बात करें हम कृष्णा की, कावेरी की, कृष्णा कावेरी दामोदर, ये सारी कृष्णा कावेरी हो गई, महानदी हो गई आपकी, और गोदावरी हो गई, पेन्नार हो गई, ये सारी नदियां क्या है दक्षिण भारत की, ये सभी नदियां हैं जैसे कि पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो ये नदियां हमें समानांतर दिख रही हैं और इन नदियों को हम समानांतर प्रतिरूप में देखते हैं। चलिए इसके बाद बात करेंगे अब यही नदियों में आप बात करेंगे आयताकार प्रतिरूप की। क्या आयताकार प्रतिरूप में क्या होगा कि नदियां क्या करेंगी, जैसे कुछ नदियां हैं, एक मुख्य नदी है और अभी हमने अनुवर्ती और प्रावर्ती आपको और नवनानुवर्ती नदियों के विषय में बताया। तो जैसे कोई नदी है ऐसे निकल कर आ रही है और इस मुख्य नदी की सहायक नदियां इधर से भी आके ऐसे मिल रही हैं, ठीक है, और इसकी भी कोई सरिता मान लीजिए इधर से आके मिल रही है, तो हमें एक आयताकार, जैसे ये क्षेत्र हमें देखने को मिला, तो ये कैसे मिला, एक आयत के आकार का हमें देखने को मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के क्षेत्र की जो नदियां होती हैं वो आयताकार होती हैं। और इस प्रकार का जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है गोदावरी और कृष्णा के बीच हमें देखने को मिलता है। कहां, गोदावरी, दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में भी हमें देखने को इस तरह के पैटर्न हमें मिलते हैं। ठीक, इस प्रकार आप बात करेंगे आयताकार प्रतिरूप के बाद जो नेक्स्ट प्रतिरूप बनेगा वो भी इसी के समानांतर लगभग ऐसे ही दिखता है और उसे कहेंगे जालीनुमा आकृति। क्या कहेंगे, वो जालीनुमा जो पैटर्न हमें देखने को मिलेगा
वो पैटर्न्स क्या हमें देखने को मिलता है। ये उत्तर भारत में हम गंगा नदी के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो इस सहायक नदियों को हम देखते हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत सारी सहायक नदियां इस तरह से हमें देखने को मिलती हैं। इस तरह से हमें बहुत सारी नदियां देखने को मिलती हैं। तो जैसे घर में हमने देखा कि क्या होगा, एक हम बनाते हैं, जैसे जाली बनाते हैं, उसी तरह से क्या हुई कि ये नदियां आकर एक मुख्य नदी में, मुख्य नदी की भी एक सहायक नदी और सहायक नदियों के भी कई सारी सहायक नदियां होती हैं, और वो आकर इस नदी में मिलने का एक दूसरे में प्रयास करती हैं। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो हमें लगता है कि ये आकृति कैसी हो रही, जाली नुमा आकृति हमें देखने को मिल रही। तो ये होती हैं, ये सभी ढाल के अनुसरण करती रहती हैं, इसलिए ऐसा पैटर्न बनता है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करेंगे एक प्रकार की और नदी होती है, वो है खंडित। देखिए खंडित नदी में क्या होता है कि ये जो पदीय क्षेत्र होता है कई बार हमें देखने को मिलता है। जैसे हम जब आपको बता रहे थे हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमने आपको बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि जो बांगर क्षेत्र है और खादर क्षेत्र है, उससे पहले हमने बताया था आपको जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख। तो वहां हमने बताया था, तब हमने समझाया था कि आपको कुछ नदियां क्या होती हैं, जैसे गुम्फित नदियां होती हैं। तो उसमें कौन कौन सी, जैसे देखिए क्या होता है कि ये नदियां क्या करती हैं, जैसे हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं तो काफी दूर तक ये नदियां क्या होती हैं, चूंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जैसे हिमालय से निकलती हैं नदियां, तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती हैं और नीचे अपने जैसे तली में पहुंचती हैं उनका वेग कम हो जाता है, तो उनको वहन करने की क्षमता भी घट जाती है। नतीजा क्या होता है कि वो पदीय भाग में उस बड़े बड़े चट्टानी क्षेत्र को, बड़े बड़े चट्टानी को क्या करती हैं, वहीं पर छोड़ देती, इकट्ठा कर देती हैं। नतीजा क्या होता है, यदि उस सरिता में जल कम होता है तो वो पत्थरों के बीच में चूंकि गैप होता है, तो नदी उसके अंदर अंदर से बहने लगती है और वो हमें कई किलोमीटर तक बिल्कुल गुम्फित दिखाई देती है। तो वहां पर भी हमें ये क्षेत्र देखने को मिलता है। तो कुछ दूर तक नदियां गुम्फित रहती हैं, ऐसी हजारों नदियां होती हैं जो गुम्फित होती हैं। तो उस क्षेत्र में उसकी सरिताएं भी गुम्फित होती हैं, तो उस क्षेत्र में हमें वो नदियां खंडित रूप में दिखाई देती, निरंतर बहती हुई नहीं दिखाई देती। तो कहीं पर क्षेत्र खंड खंड टुकड़े टुकड़े के रूप में हमें दिखता है। तो हम कहते हैं कि इस प्रकार का क्या है पैटर्न जब बनता है, तो इस प्रकार के पैटर्न्स को हम कहते हैं खंडित प्रतिरूप। क्या कहते हैं, खंडित अपवाह प्रतिरूप, इस पैटर्न्स को कहते हैं। तो इस तरह से ये पैटर्न होते हैं। इतनी सारी बातें हमने आज चर्चा की। ये अपवाह प्रतिरूप जो हमने अभी अपवाह तंत्र पढ़ा था, आज हमने पढ़ा अपवाह प्रतिरूप। पूरी तरह से नदियों के विषय में जितनी भी सारी चीजें थी समाप्त हो गई। 2-3 बातें और रह गई हैं। वो बातें क्या हैं, जैसे जलप्रपात है अभी, और उस पे जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इनको क्रम वाइज आगे चल के देखेंगे जब हम और आगे डीपली इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।